बेटा अभी 5 मिनट वेट करते हैं जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, 5 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अपने अपने ग्रुप में लिख दो, जल्दी ज्वाइन करें। ए वाले ए में लिख दो, बी वाले बी में लिख दो बेटा। अभी ग्रुप में ए सेक्शन के बच्चे हैं, बी सेक्शन के हैं? सर सेक्शन बी। शिट मैन, मैंने गलती से किसी और ग्रुप में ए वालों को मैसेज कर दिया, 1 मिनट। तभी तो मैं कहूँ बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा पेपर हो गए तुम्हारे खत्म, थर्ड सेम की? यस सर, खत्म हो गए। चलो बहुत बढ़िया। कैसे हुए? सर ऑनलाइन पेपर कैसे हो सकते हैं, है ना? यस सर। वो तो हम मिल बांट के करते हैं। चलो बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी है तो उसको लेनी भी चाहिए। चलो बेटा देखो, वैसे मेरे से गलती हो गई है, मैंने गलती से ए सेक्शन का कहीं और मैसेज कर दिया था, इसलिए बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जब तक ज्वाइन करते हैं मैं सिंपल से बता दूं, कॉस्ट अकाउंट में जो तुम्हारा सिलेबस है, मैं सिलेबस लिख देता हूँ कि जो बच्चे आए जल्दी से फिर वो देख के कॉपी कर ले अगर सिलेबस लिखना है। वैसे सिलेबस लिखने का कोई मुझे लगता नहीं है फायदा होता है, क्योंकि पढ़ाना मेरे को ही है, वही सब पढ़ेंगे हम। चलो सेक्शन बी वाले ज्वाइन कर चुके हैं ना? देखो यस सर। सेक्शन बी को बेटा 2 टीचर पढ़ाएंगे कॉस्ट, एक तो मैं हूं, मैं लूंगा मंडे एंड ट्यूसडे, और बाकी कोई नया टीचर आएगा वो बाकी 3 दिन क्लास लेगा। तो अभी मेरा जो कॉस्ट अकाउंट का तुमने ग्रुप बनाया उसमें सिर्फ मेरे को रखना, अब जो नया टीचर आया उसके लिए फिर अलग से कोई कॉस्ट अकाउंट का ग्रुप बना लेना। क्यों? क्योंकि जो मैं क्लास लूंगा बेटा, चाहे वो ए सेक्शन के साथ लूं चाहे वो बी सेक्शन के लिए साथ लूं, मैं रिकॉर्ड करके तुम दो लोगों को दे दूंगा, जब तक देखनी है देख सकते हो।
ठीक है। ईमेल में नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ईमेल करूंगा तो फिर मुझे अप्रूव करते करते पूरा दिन हो जाएगा। अगर 10 मतलब 50 बच्चे भी हैं तुम्हारी क्लास में, सबने अब अगर अप्रूवल की रिक्वेस्ट डाल दी तो बहुत टाइम लगता है अप्रूव करने में। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है, मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब का लिंक तुम्हें दे दूंगा, वहां से आराम से देख लेना जितनी भी हम क्लास यहाँ करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे आज क्लास यस ले रहा हूं सर। तो आज इवनिंग तक मैं डाल दूंगा इसको तुम्हारे रेफरेंस के लिए। बाकी देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी है। तो अगर दूसरा टीचर होंगे तो उनका ग्रुप अलग बनाना। ठीक है, अब हम करते हैं अपना। मैं जरा बता दूं कि भाई हमारे पास कॉस्ट में सिलेबस क्या क्या है। ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं सब नया है, सिर्फ एक पार्ट पुराना है जो तुम पढ़ चुके हो, लीफो फीफो, है ना? फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। यस सर। सिर्फ पूरे कॉस्ट अकाउंट में यही एक पार्ट है जो तुमने पढ़ लिया। बाकी जितना भी हम पढ़ेंगे सारा हमारा नया पार्ट है। क्या क्या है लिखो। सबसे सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग ऑब्लिक कॉस्ट शीट, जो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट भी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग ऑब्लिक कॉस्ट शीट। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो होगा मटेरियल कॉस्ट। इसी में आएगा तुम्हारा लीफो फीफो, मटेरियल कॉस्ट। इसमें बहुत सारी चीजें वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारा लेबर कॉस्ट। उसके बाद आएगा हमारा ओवरहेड। लिख लो पहले यहां तक, फिर आगे बताता हूं। यहां पे दो खर्चे तो ऐसे हैं जो तुम नाम पढ़ के बोलोगे सर ये तो हमने कई बार पढ़ लिया। जब से कॉमर्स लिए 11th क्लास से, तब से मटेरियल और लेबर तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। पक्की बात है। कभी ये टर्म सुनी है? यस सर। क्या होता है? सर ये बेटा इनडायरेक्ट बताओ कॉस्ट होती है ना? क्या होती है। Sir, all the costs related to manufacturing except material and labor cost. नहीं बेटा, सर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम टर्म यूज करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो कॉस्ट में हम टर्म यूज करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड। इनडायरेक्ट को दूसरा नाम दिया गया है ओवरहेड। समझ आया बेटा? all the indirect expenses are known as overhead costing. clear? क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे लिखो। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। इस पे मैं नॉर्मली बच्चों को असाइनमेंट ही देता हूं, थोड़ा सा समझा के, बड़ा अच्छा से समझा दूंगा मैं ये। फिर हमारा है सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग जो हम कॉस्ट शीट में पढ़ेंगे। अच्छा मैं बताना भूल गया, कॉस्ट शीट में क्या पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट में, अच्छा अभी मैं जब बेसिक्स समझाऊंगा तब बताऊंगा। कॉस्ट शीट का एडवांस वर्जन होता है सिंगल आउटपुट। अभी जब मैं बेसिक समझाऊंगा तब बताऊंगा व्हाट इज कॉस्ट शीट। उसके बाद होता है हमारा चैप्टर 7 जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, ये भाई भाई है दोनों। किसी को पता है व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क, जॉब कॉस्टिंग। सर जब एक पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग की जाती है किसी जैसे आइटम की। जैसे सर टेलर। बहुत बढ़िया। देखो जैसे मान लो दयाल सिंह कॉलेज है। अब दयाल सिंह कॉलेज को, भाई अब दयाल सिंह कॉलेज बड़ा मेहरबान हो रहा है और उन्होंने सोचा हम अपने सारे बी कॉम ऑनर्स के बच्चों को टी शर्ट देना चाहते हैं।
तो अब दयाल सिंह क्या करेगा, टी शर्ट का ऑर्डर देगा किसी टेलर को। हो सकता है कपड़ा खरीद के दयाल सिंह दे दे और बोले कि भाई मेरे को 500 टी शर्ट बना के दे। तो ये इसको जॉब वर्क दे रहा है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे काम कर। तो इससे रिलेटेड जितना भी मेरा खर्चा होता है उसको हम कहां डालते हैं, जॉब कॉस्टिंग। जब करेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। अभी जिस बच्चे ने भी एग्जांपल दिया है बहुत बढ़िया एग्जांपल था। क्लियर है बेटा? यस सर। उसके Yes, आगे sir. आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके आगे आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम किसके लिए पढ़ेंगे, जैसे हमारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो मेरे को एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो इस 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, इसी तरीके से पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कि अगर मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता हूं या मैं किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं 5 फ्लोर बिल्डिंग बनाने का, तो उसकी मैं ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे करूंगा वो पढ़ेंगे। समझ आया बेटा? फिर आता है सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे उबर हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना बेटा। उबर, ओला, जोमेटो क्या दे रहा है हमें, सर्विस ही तो दे रहा है। Yes, sir. तो इनकी कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं वो पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा सिलेबस है तुम्हारा। तो बेटा रिक्वेस्ट है बी वालों से तो नहीं, क्योंकि बी वालों की मैं 2 ही क्लास लूंगा, ए वालों से कि क्लास मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है एक टॉपिक छूटेगा दूसरा समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। 100% 15 नंबर का आता है, 100%। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है कि जैसे एग्जांपल टेलर के एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें टेलर बोला, टेलर के मैं कपड़ा देके आ गया, टेलर का काम क्या होता है, कपड़े की कटिंग करना, फिर कपड़े की स्टिचिंग करना, फिर उस पर प्रेस करना। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो वो 3 प्रोसेस में करता है। टेलर ने अपनी फैक्ट्री में कपड़ा काटने वाला अलग बंदा रखा हुआ है, कपड़ा काटने के बाद सिलने वाला अलग बंदा रखा है, और उसके बाद प्रेस करने वाला अलग बंदा रखा है। तो हर स्टेज पे उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हम पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद है हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे मान लो सबको पता है कि जब ऑयल निकलता है तो ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। मेन प्रोडक्ट होता है ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है मेन प्रोडक्ट होता है हमारा पेट्रोल एंड डीजल। बट ये पेट्रोल एंड डीजल को निकालते निकालते ग्रीस भी निकलती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट से अलग, जब मैं मेन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं उसके साथ साथ जो अदर चीप प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. फिर लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और है। फिर आता है हमारा, जैसे हमने 11 में पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसी तरीके के यहां पढ़ेंगे हम रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, मुश्किल से 1 क्लास में खत्म हो जाएगा, 1 से 2 क्लास में, और पेपर में आता है 100%। और उसके बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो सिर्फ जनरल एंट्री का आता है, उसका नाम है इंटीग्रल। लिख लो, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। चलो करें स्टार्ट। अब तक जिसको आना होगा वो आ चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं, जो नहीं आया उनकी मर्जी। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और जाते जाते मैं तुम्हें लिखवाऊंगा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कि हम कल इसके न्यूमेरिकल कर सकें। सबसे पहले, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट, या सिंपल सी इसके डेफिनेशन में यही आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। चलो कौन बताएगा, ट्राई करो, गलत भी होगा तो कोई, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा, नंबर पूरे ही मिलेंगे। फिर भी अटेम्प्ट करने वालों को नंबर ज्यादा मिलते हैं मेरी क्लास में। जल्दी बताओ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट। अच्छा चलो कॉस्ट छोड़ो, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट। क्यों फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं?
ये तो पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में एंड 11 12 में। सर ईयर एंड पे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए। पक्की बात है? और कोई बच्चा? सर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। किसकी पोजीशन? सर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। और दोनों ही बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का जो मेरा मेन पर्पस होता है, वो मेन पर्पस होता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरा बिजनेस कहां पे स्टैंड करता है। जब से तुम 11 12 से पढ़ रहे हो, तुम क्या बनाते हो? P&L क्यों बनाते हो? क्योंकि मुझे ये देखना है भाई मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पता चलती है क्या मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है फिक्स्ड एसेट जरा से है लेकिन लायबिलिटी भर बहुत ज्यादा है, तो ये तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यही जानने के लिए कि मेरे पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट है, उसके लिए हम पढ़ते हैं बेटा कॉस्ट अकाउंट, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंट। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। हमारे पास 3 ब्रांच होती है अकाउंट की। एक फाइनेंशियल अकाउंट जो हमने अभी ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, सिर्फ मैंने मीनिंग बताया, तुम ही ने बताया, मैंने भी नहीं बताया। दूसरी ब्रांच होती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंट, और तीसरी ब्रांच होती है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंट। ये पढ़ोगे फाइनल ईयर में। तो जरा आप मुझे ये बताओ, यहां से तो मुझे पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मेरा काम क्या है कॉस्ट का? ट्राई करो बेटा। सर इसका मेन मोटिव होता है निकालने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टोटल पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ये सब निकालने के लिए निकालते हैं। चलो, और कोई बच्चा ही बोल रहा था, बोलो बेटा। सर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए और सर्विस परफॉर्म करी है उनकी कॉस्ट निकालने के लिए। दोनों बच्चों ने मेरे को क्या बोला? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए। सर पर यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या इनकर यानी कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस वगैरह है सारा निकालने के लिए कॉस्ट देखो बेटा, अकाउंटिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। कॉस्ट अकाउंट का जो मेरा मेन पर्पस है, सर मिनिमाइज करना कॉस्ट। बहुत बढ़िया। कॉस्ट अकाउंट निकाल करने पढ़ने का जो मेरा मेन पर्पस है, वो पर्पस है असरटेन दी कॉस्ट। मतलब अगर मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहा हूं, मान लो मुझे मार्कर की कॉस्ट निकालनी है, कि एक मार्कर को बना के जब तक मैं उसको बेच ना दूं, उस पूरी, चलो बेचने की प्रोसेस तो अलग हो गई, एक मार्कर को बनाने में मुझे कितना खर्चा लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको कहां से हम कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंट। मुझे ये जानना है कि एक मार्कर में कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना ओवरहेड लग रहा है, तो ये सब मुझे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? कॉस्ट अकाउंटेंट के पास। तो कॉस्ट अकाउंट का मेरा मेन पर्पस जो होता है वो होता है टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस, कि जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस में मैं डील कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को बनाने की मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, वो हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंट। क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आता है, यहां से हमने प्रॉफिट पढ़ा, अब मुझे पता चल रहा है प्रॉफिट मेरा कम आ रहा है, तो मैं गया कॉस्ट अकाउंटेंट के पास, मैंने कहा भाई मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो जरा देख जल्दी की कॉस्ट बढ़ क्यों रही है। इसने पता लगाया कि भाई कॉस्ट बढ़ने के रीजन ये है। फिर ये जाता है, ये दोनों मिलके जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंट के पास। अब ये मैनेजर हायर लेवल के बैठे हैं, इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो बताओ क्या किया जाए। अब मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ा जाता है डिसीजन मेकिंग। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, 3rd ईयर में पढ़ोगे, शायद संजय सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को। डिसीजन मेकिंग, यहां पे डिसीजन लिए जाते हैं कि ये जो कॉस्ट बढ़ रही है इसको कैसे कम की जाए। अगर नहीं कम कर सकते तो क्या इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या बंद कर दें, तो वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं यहां पे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस तुम्हारा आज का एक छोटा सा होमवर्क है, लिखो। करके आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं करके आओगे तो बेटा मैं तो देखो किसके चेक करूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम पढ़ो और तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि मैं जब भी अकाउंट पढ़ाता हूं, चाहे मैं कोई सा भी अकाउंट पढ़ाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम रट्टा मारो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, और समझ तभी आएगा जब थोड़ी खुद मेहनत करोगे।
तो लिखो क्वेश्चन क्या है, रीड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद एग्जाम्पल। जिसके पास बुक है बुक में भी मिल जाएगा, जिसके पास बुक नहीं है गूगल खोलोगे, गूगल पे भी बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि भाई तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं एक बार तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, अगर मेरे पास होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी वही आएगा थ्योरेटिकल पार्ट जो तुम पढ़ चुके हो, जो तुम 11th 12th में बीकॉम में पढ़ चुके हो, वही थ्योरेटिकल पार्ट थोड़े अलग तरीके से आएगा, पढ़ लेना। अगर नहीं समझ आता बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट तो मेरे से पूछ लेना, मैं देखूंगा मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं आज सेंड कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से पहले मैं तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट बता देता हूं, जो मैंने अभी बताया भी था बेटा, मतलब बताया नहीं था, सिर्फ ऐसे लिखा था। हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट होंगी, एक होगी मटेरियल कॉस्ट, एक होगी लेबर कॉस्ट, एक होगा ओवरहेड। अभी इस चैप्टर में हमें सब निकाल के देगा, फिर धीरे धीरे हमसे निकलवाएगा भी। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होगा बेटा? हमारे पास कितने तरह के मटेरियल होते हैं? हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स। पहले ईमानदारी के साथ बताओ सबको, इसमें अगर एक बच्चे को भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से कि सर रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है और फिनिश गुड्स क्या होता है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। पता है सबको? नहीं पता ये 3 टर्म? मटेरियल कॉस्ट में बेटा मटेरियल से रिलेटेड जितने भी मेरे खर्चे होंगे वो सब आएगा मटेरियल कॉस्ट में। तो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होता है, एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कि भाई मुझे बनाना है मार्कर। अब मार्कर बनाने के लिए इंक भी चाहिए, मार्कर बनाने के लिए रिफिल भी चाहिए, मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक भी चाहिए। क्या इनके बिना मेरा मार्कर पॉसिबल है बनना? नो सर। नो सर। तो ये सब मेरा हो गया रॉ मटेरियल। क्लियर? यस सर। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि भैया जो मेरे फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है उसको हम रॉ मटेरियल बोल देते हैं। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है मैंने मार्कर बनाना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अभी 100% नहीं बना। जैसे मैंने प्लास्टिक से शेप दे दी और उसमें रिफिल डाल दिया, बट अभी रिफिल में इंक नहीं डली। तो जब तक इंक नहीं डलेगी क्या मेरा मार्कर 100% कंप्लीट होगा? नो सर। तो कहने का मतलब मेरा जो मार्कर है वो 70% कंप्लीट हो गया, 30% अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस इन प्रोसेस में होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। अब आता है फिनिश्ड गुड्स। जब मेरा मार्कर बिल्कुल रेडी टू सेल हो गया, 100% बना दिया, बिकने को तैयार है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? फिनिश्ड गुड्स। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया। लेबर कॉस्ट क्या होगा? जो मेरे मार्कर जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। लेबर कॉस्ट क्या होगा बेटा? वो कॉस्ट जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में हेल्प करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। क्योंकि लेबर हमारी प्रोडक्शन करती है, और अगर मैं इंप्लॉय बोलूं तो इंप्लॉय इज नॉट अ लेबर। डिफरेंस बताया ना दोनों में, लेबर एंड इंप्लॉय। लेबर हो गया जो प्रोडक्शन वर्क करता है, इंप्लॉय हो गया जो ऑफिशियल वर्क करता है। जैसे एक एग्जांपल, हमारा क्लर्क, ऑफिस में क्लर्क बैठा है। एग्जांपल, तुम्हारे ऑफिस में एडमिन डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो इंप्लॉय है। और लेबर क्या होगा? जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। तो हमें यहाँ पे 3 टर्म पढ़नी है। हमें यहाँ 3 टर्म पढ़नी है। पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा ओवरहेड। तो अभी मैं जरा बता दूं डायरेक्ट मटेरियल। जब हम 2 चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट, तो कोई मुझे डिफरेंस बताएगा? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
सर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इनडायरेक्ट लाइक सुपरवाइजर्स मैनेजर्स। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होंगे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है बेटा। और यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रोडक्ट में से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉस्ट बनाया और हमें पता है कि एक मार्कर में 2 रुपए का मटेरियल लगा है, एक मार्कर में 1 रुपए की लेबर लगी है, ठीक है। बट क्या मुझे ये बता सकता है कोई कि इस मार्कर में कितनी लाइट लगी है? बता सकता है? मुझे ये पता चल सकता है इस मार्कर को देख के कि प्लास्टिक का ये रेट है, तो इस मार्कर में 2 रुपए लगे होंगे प्लास्टिक के, 1 रुपया लगा होगा लेबर का क्योंकि लेबर इस रेट पे चल रहा है, और 1 रुपया लगा होगा इंक का। तो ये तो मैं मार्कर देख के बता सकता हूं। कोई मुझे ये बता सकता है एक मार्कर को देख के मैं क्या ये बता सकता हूं इसमें एक मार्कर में कितनी लाइटिंग खर्च हुई है? लाइटिंग मतलब बल्ब का खर्चा, पंखे का खर्चा, एसी का खर्चा, कोई बता सकता है? नो सर। नो सर। तो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट वो कॉस्ट होती है जो हम प्रोडक्ट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। यहां तक Yes, जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो करें आगे बेटा। यस सर। तो अब मैं तुम लोगों को एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूं कॉस्ट शीट का। और कॉस्ट शीट की पर्पस कैसे है, जैसे हमने 11th 12th बीकॉम में पढ़ा था ना पी&एल अकाउंट, पढ़ा है बेटा पी&एल? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। पी&एल का काम क्या होता है? पी&एल का काम होता है प्रॉफिट निकालना इन फाइनेंशियल अकाउंट। सेम काम होता है कॉस्ट शीट का। कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट हम किसी एक प्रोडक्ट का, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट। क्लियर है? यहां पे पूरी कंपनी का नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है, पूरी कंपनी का कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। बट कॉस्ट शीट में हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर सर्विस का क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। कॉस्ट Yes, शीट में sir. सर्विस तो नहीं आती, कॉस्ट शीट में सिर्फ प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे हो? करें फिर? यस सर। यस सर। एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, अभी लिख लो और 3-4 क्वेश्चन करके तुम्हें फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, लिखो, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बोल रहा हूं, सिर्फ लिखो। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तुम थोड़ा यहां से लिखना कि तुम्हारे पास स्पेस रहेगा अगर मैं कुछ ऐड कराऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, उसके बाद प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को प्लस करके एक लाइन खींचेंगे और इन तीनों को प्लस करके मेरे पास आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट उसके बाद प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्लिक वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्लिक वर्क ओवरहेड। इसमें अपने समझने के लिए लिख लो, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred, all the indirect expenses incurred in factory, कि जितने भी फैक्ट्री में मेरे खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे मेरे आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। एग्जाम्पल, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, एटसेट्रा। तो वो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि जो मेरे खर्चे हो रहे हैं, वो जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो फैक्ट्री में हो रहे हैं या फैक्ट्री के बाहर हो रहे हैं, वो मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ जाऊंगा। ठीक है बेटा?
कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे, वो मैं समझाता रहूंगा साथ के साथ। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. No, इसको sir. प्लस करके हम लिखते हैं, इसको प्लस करके लिखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। इसमें प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और प्लस माइनस करके जो मेरा आएगा उसको हम लिखते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक नेट वर्क कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक नेट वर्क कॉस्ट। उसके आगे लिखो, यहां तक लिख लिया बेटा, कंटिन्यूएशन में चलना है, ठीक है? Yes, sir. इसमें हम प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहां पे बेटा वो सारे खर्चे लिखने हैं जो मैं ऑफिस में कर रहा हूं। फैक्ट्री हमारी अलग होती है, ऑफिस हमारा अलग होता है। फैक्ट्री का मतलब जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, और ऑफिस का मतलब जहां पे एम्प्लॉय बैठे हैं। तो अगर मेरे को गिवन है क्वेश्चन में ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट कहां पे आएगा? यहां पे। अगर मुझे गिवन है क्लर्क सैलरी, तो क्लर्क की सैलरी कहां पे आएगी? यहां पे। मुझे दिया हुआ है अकाउंटेंट सैलरी, तो वो यहां पे आएगी। तो समझ जाना कि अगर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोगों से रिलेटेड खर्चा गिवन है तो वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसको प्लस करने के बाद लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्लस होके मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिख दिया यहां तक? इसमें अब प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। करो जल्दी यहां तक। और इसको प्लस करके मेरे पास आएगा सीओजीएस। सीओजीएस की फुल फॉर्म सबको पता है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में मेरा जो कॉस्ट का काम होता है वो यहां खत्म हो जाता है। मेरे को बस ये निकालना होता है कि भैया मेरा कितना खर्चा हुआ, वो मुझे पता चलेगा कि बनाने में कितना खर्चा हुआ। तो जो मेरा कॉस्ट का काम है वो वैसे यहां तक खत्म हो गया। बट ये कह रहा है आगे प्रॉफिट भी निकालोगे, तुम्हें इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैंने कहा वो भी निकाल लेंगे। तो इसमें प्लस करते हैं,
यहां तक जो मेरा खर्चा आया है वो आया है मेरा मैन्युफैक्चर करने के लिए, कि बनाने में मेरा कितना खर्चा है। अब इसको मुझे बेचना है, और बेचते वक्त मुझे कौन से खर्चे करने होते हैं बेटा? क्या मेरे प्रोडक्ट को बेचने में भी मुझे कोई खर्चा करना पड़ेगा? सर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। बहुत बढ़िया। अब मैंने गुड्स तो बना लिए, अब आईफोन ने आईफोन 13 तो बना लिया, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई आईफोन 13 आ गया? पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक्सपेंस होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें आ गया जैसे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, बैड डेट, डिस्काउंट, ये सब आ जाएगा यहां। डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट लिखना। और इन सब को प्लस करके मेरे पास जो आएगा, इन सब को प्लस करके जो मेरे पास आएगा उसको हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब अब मेरा जो गुड है वो बिकने के लिए तैयार है, उसमें मैंने सारे खर्चे इंक्लूड कर दिए। इसको बोलते हैं सारे खर्चे एब्जॉर्ब कर दिए। एब्जॉर्ब मतलब प्रोडक्ट में सारे खर्चे की कॉस्ट ऐड कर दी। तो कॉस्ट अकाउंट में हमारा टर्म यूज होता है एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब कि जितने भी मेरे इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए और बनाने के लिए खर्चा है वो सारा खर्चा मैंने इस कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर दिया। क्लियर है बेटा? यस सर। यहां से माइनस करते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी सेल है। कॉस्ट और सेल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट, सेल ज्यादा है खर्चा कम है तो प्रॉफिट, सेल कम है खर्चा ज्यादा है तो लॉस। तो ये सिंपल सा मेरा फॉर्मेट है। अभी 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से फॉर्मेट पढ़ो, उसके बाद में कोई भी डाउट आती है तो मेरे से पूछो। अभी इसके आगे और भी बहुत चीजें लिखवाऊंगा मैं, बट अभी तक जितना मैंने लिखवाया है, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से। करें बेटा? सर एक चीज पूछना था। बोलो बेटा। सर ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट था स्टार्टिंग का, वो मेरा रॉ मटेरियल परचेस करने का कॉस्ट हो गया। तो सर मान लीजिए हम 100 यूनिट रॉ मटेरियल खरीदे, उसमें से हम 20-30 यूनिट छोड़ दिए, 70 यूनिट पे हम अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। बेटा वो तो सर यहाँ पे अभी कराऊंगा, उस पे आ रहा हूं मैं।
नहीं सर, हम पूछना कुछ और था। तो बेटा सर उसको रॉ जैसे, मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जो रह गया उसको माइनस कर देते हैं। तो सर रॉ मटेरियल का डिफरेंस हम कहीं लिए नहीं इसमें। डिफरेंस नहीं लिए मतलब जैसे सर वर्क इन प्रोग्रेस का लिए, फिनिश गुड का डिफरेंस लिया, लेकिन रॉ मेरी मटेरियल बात तो सुन ले, मैंने कहा उस पे आ रहा हूँ अभी। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने यही बोला ओके ना सर। अभी। मैंने कहा अभी यहाँ यस तक पढ़ लो, इसमें किसी को डाउट है पूछो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे कराऊंगा। ओके सर। करे बेटा। चलो देखो, अब हमने लिखा रॉ मटेरियल। देखो बेटा, जो तुम मेरे से पूछ रहा था वो अब मैं यही लिखवा रहा हूं। हमने लिखा रॉ मटेरियल। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ रॉ मटेरियल गिवन है तो हम रॉ मटेरियल ले लेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, इसको नोट 1 करके लिख लेना। अगर मुझे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है, ना तो मुझे रॉ मटेरियल एक गिवन, ना मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया, बट मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, और कह रहा है मैंने परचेज भी करा। एग्जांपल कह रहा है कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 10,000, कह रहा है मैंने परचेज भी कर लिया इस साल 2 लाख रुपए का। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है लेकिन सारा मैं बना नहीं पाया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 30,000। मैंने कहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए। और बचपन से 11th क्लास से रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ते आए हो बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है 11th क्लास में? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बहुत स्टॉक। बढ़िया, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम ये करेंगे, ओपनिंग 10,000, परचेज 2 लाख, क्लोजिंग 30,000। तो आंसर आ गया मेरा 1,90,000, 1,80,000। ठीक है बेटा, यही पूछ रहा था ना बेटा? यस सर। और यस बताओ सर। बेटा, और किसी को कोई डाउट है? ठीक। तो अब मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल में हमारा क्या आएगा। डायरेक्ट मटेरियल में हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल आ गया। और याद है ना 11th क्लास में पढ़ा था, अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितना भी मेरा खर्चा आए वो सारा हमारा क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम यहां लिखेंगे फ्रेट ऑब्लिक इंश्योरेंस पेड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे मैं जितना भी खर्चा कर रहा हूं, इट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है बेटा? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट कि सर इसको हम क्यों रॉ मटेरियल की कॉस्ट में मान रहे हैं? जैसे 11th में तुमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। पढ़ा है ना 11th में ये? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं लेबर का। अब आ गया लेबर। तो हमारे पास 2 तरह का लेबर होंगे, एक होंगे इनडायरेक्ट लेबर, एक होंगे डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तो बेटा वो वाला पार्ट है जो हम प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली डायरेक्ट लेबर कौन सा होगा बेटा? वो वाला पार्ट जिसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तुम्हें क्वेश्चन में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग लेबर के नाम से भी मिल जाए, हो सकता है प्रोडक्शन लेबर के नाम से भी मिल जाए, या हो सकता है डायरेक्ट लेबर के नाम से भी मिल जाए। ठीक है बेटा? ओके सर। फिर आता है इनडायरेक्ट लेबर। तो जो नॉर्मली फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका काम प्रोडक्शन करना नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फैक्ट्री में पियोन है, ठीक है, इसको भी मान लो हम वेजेस दे रहे हैं, बट क्या ये पियोन हमारा प्रोडक्शन में कुछ काम कर रहा है?
No, sir. तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? और ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। यहां तक कोई डाउट? No, sir. किसी बच्चे ने मेरे से ये नहीं पूछा सर आपने हमें ये तो बता दिया डायरेक्ट लेबर पहले, फिर हमें डायरेक्ट लेबर भी मटेरियल भी बता दिया, बट प्राइम कॉस्ट में एक नई टर्म आई थी डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी ने ये नहीं पूछा सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे? कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? ऐसा कोई खर्चा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो हम प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। Sir, royalty. क्या बेटा? Sir, royalty. रॉयल्टी तो बेटा कैसे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ? और वो हमारा प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी, वो तो हमारी सर्विस हो गई एक तरीके से रॉयल्टी। सर मशीन में फ्यूल वगैरह? हो सकता है, बिल्कुल, फ्यूल एंड पावर। हो सकता है पावर, क्योंकि जितना प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उतना ही मेरा फ्यूल यूज होना है ना? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होंगे, जैसे एग्जांपल हो सकता है पावर। Sir, electricity. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी बेटे, पावर वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी पंखे, फ्रिज, एसी चलाने के लिए। पावर हो गई जो हाई पावर होते हैं, क्योंकि जो हमारी मशीन होती है बहुत हाई पावर्ड मशीन होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पावर। क्लियर बेटा? Okay, sir. और दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंस में नॉर्मली हम वही एक्सपेंस लेते हैं जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। जैसे मैंने कोई एक्सपेंस रॉ मटेरियल परचेज करने पे करा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल और उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तुम्हारा किस किस नाम से गिवन होगा? लिखो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से गिवन हो सकता है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस के नाम से गिवन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोडक्टिव एक्सपेंस हो गया, चार्जेबल एक्सपेंस हो गया। चार्जेबल का मतलब अभी बताऊंगा मैं। चार्जेबल एक्सपेंस हो गया, फिर बाइंग एक्सपेंस हो गया, बाइंग एक्सपेंस हो गया, फिर फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड हो गया। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। देखो बेटे, चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब ये है जो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में, याद रखना कॉस्ट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो इंक्लूड करते हैं उसको हम वर्ड यूज करते हैं चार्जेबल। तो इसलिए अगर मेरे को क्वेश्चन में चार्जेबल है तो उसको हम ये मानते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट, कि मैं इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकता हूं। और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। क्लियर? Yes, sir. यस अगला सर। लिखो, उसके बाद फिर दोबारा टाइम दूंगा पढ़ने को। कोई डाउट है फिर पूछना। लास्ट, आज के लिए मेरी तरफ से लास्ट टॉपिक लिखवा रहा हूं मैं। लिखो, एक्सपेंसेस विच आर नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट ऑब्लिक कॉस्ट शीट। ऐसे खर्चे जो हम कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते, ऐसी इनकम भी लिखवाऊंगा, खर्चे भी लिखवाऊंगा। वो कौन कौन से हैं? याद रखना, हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल नहीं पढ़ रहे। तो कुछ ऐसे खर्चे और ऐसी इनकम होती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है और कॉस्ट नेचर की नहीं होती, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लेते हैं। और यही करना है हमें। जब मैंने एक चैप्टर लिखवाया था तुम्हें अभी रिकंसिलिएशन, तो रिकंसिलिएशन में हमें यही काम करना है कि जो फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं उनको फाइनेंशियल में दिखाना है, जो कॉस्ट के उनको कॉस्ट में दिखाना है। सॉरी, तो लिखो फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्लिक कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, क्या होता है? ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल नेचर है, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हम कॉस्ट शीट में नहीं इंक्लूड करते। सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। खुद सोच के देखना, क्या मेरे फिक्स्ड एसेट्स की सेल या मेरे इन्वेस्टमेंट की सेल से मेरे मार्कर की कॉस्ट का कुछ लेना देना है? खुद सोच के देखो। क्या मेरे मार्कर बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बाहर शेयर मार्केट में? No, sir. क्या मेरे मार्कर बनाने की रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने फिक्स्ड एसेट्स बेचने पड़ेंगे? No, बताओ। sir. तो बेटा ये वो खर्चे हैं जिनका मेरे मार्कर की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको हम इंक्लूड नहीं करते। समझ आ रहा है ना बेटा? यस सर। एनी प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व।
एनी प्रोविजन ऑब्लिक रिजर्व, उसके बाद इनकम टैक्स ऑब्लिक वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स ऑब्लिक वेल्थ टैक्स, उसके बाद अच्छा मैंने गलती से ना सेलिंग में कैश डिस्काउंट लिखवा दिया था, वो कैश डिस्काउंट नहीं होगा, वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो कैश डिस्काउंट हटा के ट्रेड डिस्काउंट लिख देना। इनकम टैक्स ऑब्लिक वेल्थ टैक्स के बाद लिखो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमारा फाइनेंशियल नेचर का होगा। उसके बाद लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ, कॉमा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कॉमा एनी अदर एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हम कॉस्ट में नहीं लेते, ऐसी कुछ इनकम है जो हम कॉस्ट में नहीं लेते, तो लिखो इनकम, इनकम लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, discount received etc will not be considered, interest received, dividend received, discount received will not be considered in cost account. Similarly, expenses, expenses like donation paid, dividend paid etc, donation paid, dividend paid, interest paid will not be considered in cost account. तो ये कुछ खर्चे, कुछ इनकम मैंने लिखवाई है जो हम कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेंगे। अब मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आराम से यहां तक पढ़ो जब तक तुम्हारी मैम का लिंक नहीं आता, और कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, वरना मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे, देखना दोनों ग्रुप पे आ गए ना नोट्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों के क्वेश्चन भेज दिए। प्रैक्टिकल कल मैं कराऊंगा, थ्योरी एक बार घर से रीड करके आना, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी है, मैं नहीं कह रहा सारी एक बार में करनी है, थोड़ा स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़ लेना, फिर 2-3 पेज करके पढ़ते रहो जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो। तो जिस भी टॉपिक में कोई डाउट आए मेरे से पूछते रहना। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ इतना पढ़ के देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ए और बी दोनों ग्रुप पे आ गया ना बेटा, चेक करना पीडीएफ। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। जल्दी से पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो जो मैंने लिखवाया है। सर डिस्काउंट रिसीव्ड अगर रॉ मटेरियल परचेज पे मिलेगा तो वो तो कंसीडर हो जाएगा ना? बेटा हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी जितनी कॉस्ट गई है हम तो उतना दिखाएंगे। हाँ सर भाई, उससे फिर कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाएगी। तो हम तो उतनी कॉस्ट दिखा रहे हैं ना बेटा। मैंने जो डिस्काउंट पे लिया है, मान ले मेरे को 1000 रुपए की चीज 800 में पड़ी है, तो मैं सिर्फ 800 दिखाऊंगा, उसमें डिस्काउंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ मैं ओके। दिखाऊंगा ही नहीं ना ज्यादा की कॉस्ट है, ठीक है। यस सर। सर एक डाउट था। बोलो बेटा। सर अगर मान लो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, रॉ मटेरियल का अमाउंट लिखा हुआ, तो उसमें क्या फ्रेट और इंश्योरेंस ऑलरेडी इंक्लूड होगा? अगर अलग से नहीं दिया तो हम ये मानेंगे उसमें ऑलरेडी, जरूरी नहीं है हर बार दिया हो, तो जब नहीं दिया तो हम ये मानेंगे उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके सर। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें नहीं दी होंगी, तो हम ये मानेंगे ऑलरेडी उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सर बोलो बेटा। सर जैसे फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल हो गया, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री कॉस्ट एग्जांपल क्या होंगे सर? फैक्ट्री बेटा उन सबको प्लस करके फैक्ट्री कॉस्ट निकल रहा है।
ओके सर। देख मैंने क्या लिखवाया होगा, प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं तो वो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है, ठीक है। ठीक है सर। सर अगर हमने कोई भी लोन लिया है वो मतलब मटेरियल बनाने के लिए लिया है तो सर उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, इंटरेस्ट अगर हमने कोई भी लोन लिया है सर मटेरियल बनाने लोन इज अ फाइनेंस नेचर का खर्चा, कभी कोई भी गुड ये नहीं बोलेगा कि मेरे को तुम लोन लेके ही बनाओ। यहाँ पे मैंडेटरी वाले खर्चे लिखे जाते हैं, ऑपरेटिंग वाले। कोई भी गुड ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई तू मेरे को बनाने के लिए लोन ले, हालांकि लोन बिजनेस लोन पे ही होता है, बट वो जो बिजनेस, एक तुमने 12th क्लास में पढ़ा है ना, फाइनेंस बिजनेस को कैसे किया जाता है, बिजनेस को फाइनेंस किया जाता है शेयर से, यस सर। कैपिटल से, तो ये सब फाइनेंस नेचर का खर्चा है, कॉस्ट का नहीं है, ठीक है। ओके सर। ये हम तब कंसीडर करते हैं जब हम ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यहां तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं लीव करता हूँ, मेरी अब मेरी दूसरी क्लास भी होने वाली होगी, अगर कल एक आराम से पढ़ के आना इसको, कल कोई डाउट हो इसमें तो पूछना, उसके बाद हम वरना कल न्यूमेरिकल करेंगे, इस हफ्ते हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉस्ट शीट के, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।